नवंबर 1996 की एक ठंड रात को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से यूएस एयरफोर्स का एक प्लेन दिल्ली की तरफ रवाना होता है। उड़ान भरने के कुछ देर बाद तक तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर अचानक से जब प्लेन 20,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो कॉकपिट में बैठे कैप्टन तिमोथी आसमान में करीब 40 मील दूर तेज रोशनी वाली बिल्कुल आग के गोले जैसी कोई चीज देखते हैं। कैप्टन तिमोथी के मन में इसे देखते ही पहला सवाल उठता है कि क्या कोई रॉकेट लॉन्च हुआ है। आग के गोले जैसे वो चीज जब और भयानक रूप लेने लगती है तो कैप्टन तिमोथी से रहा नहीं जाता और वह अपने साथी कैप्टन रॉडनी मार्क्स से पूछते हैं कि कहीं ये कोई मिसाइल तो नहीं है। इससे पहले कि दोनों पायलट कुछ समझ पाते, आग का गोला उनके आंखों के सामने दो हिस्सों में बंटकर जमीन की ओर गिरने लगता है। दोनों पायलट ने पहली बार अपनी आंखों के सामने इतना अजीबोगरीब नजारा देखा था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कैप्टन तिमोथी दिल्ली के एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट करते हैं। उस दिन दिल्ली में एटीसी इंचार्ज वीके दत्ता ड्यूटी पर थे और वो बहुत ही परेशान हालत में कुछ बटन दबाकर किसी से रेडियो कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने की लगातार कोशिश कर रहे थे। उन कोशिशों के दौरान एटीसी इंचार्ज वीके दत्ता को जिस परेशानी और बेचैनी का एहसास हो रहा था, वैसा शायद ही उन्हें पहले कभी अपने इतने लंबे करियर में हुआ था। उनकी एक के बाद एक सारी कोशिश नाकाम हो जाती है और दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। दोस्तों, आखिर कैप्टन तिमोथी को दिखाई देने वाला वो भयानक आग का गोला था क्या? एटीसी इंचार्ज वीके दत्ता इतने परेशान क्यों थे और वो किसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे? 12 नवंबर 1996 की रात को ऐसा क्या हुआ था जिससे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में हवाई यात्रा का ऐसा डर बैठा दिया जो सालों तक कम नहीं हो पाया? कैसे उस रात दिल्ली से सटे एक गांव में लग गया था लाशों का अंबार? आइए पूरी कहानी जानते हैं इस वीडियो में। दुनिया में मजबूत सुरक्षा की जब भी बात होती है तो स्विस चीज थ्योरी का जिक्र जरूर आता है। दरअसल स्विस चीज के एक टुकड़े में कई सारे छेद होते हैं और ये थ्योरी कहती है कि अगर चीज के टुकड़ों को एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो इसकी संभावना बिल्कुल ही 0 है कि सभी टुकड़ों के कुछ छेद एक लाइन में आ जाए और चीज के ढेर के दो टुकड़ों के बीच कोई रास्ता बन जाए। इसी तरह अगर सुरक्षा के कई लेयर्स बनाकर उन्हें एक के ऊपर एक लगाया जाए तो हर लेयर में कुछ कमी होने पर भी पूरे सिस्टम की सुरक्षा पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी एक लेयर की कमी को उसके ऊपर वाली लेयर ढक देगी और कोई अनहोनी हुई भी तो सारी लेयर्स के बीच कोई रास्ता ना होने के कारण उस अनहोनी का प्रभाव कम हो जाएगा। यह थ्योरी पढ़ने में तो बिल्कुल सही लगती है, लेकिन है तो यह एक थ्योरी ही और हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी थ्योरी कितनी भी पुख्ता क्यों ना हो जाए, पर असल जिंदगी में उसे हूबहू इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। नवंबर के उस रात को भी ठीक ऐसा ही कुछ हुआ। दरअसल 12 नवंबर 1996 को दोपहर 3:55 पर कजाकिस्तान एयरलाइंस की एक फ्लाइट शिमकेंट से उड़ान भरी। ये KZ-1902 नाम का एक मॉडिफाइड रशियन मिलिट्री प्लेन था जिसे एक चार्टर प्लेन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसमें 10 क्रू मेंबर और 27 यात्री बैठे हुए थे। 3 घंटे की इस फ्लाइट की डेस्टिनेशन दिल्ली थी। विमान में बैठे अधिकतर यात्री पड़ोसी देश किर्गिस्तान कपड़ों के व्यापारी थे। ठंड का मौसम नजदीक आ चुका था और ये लोग दिल्ली में ऊनी कपड़ों की खरीदारी करने पहुंचे थे ताकि भारत में सस्ते दामों पर कपड़े खरीदकर उन्हें मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के बाजारों में बेच सके। फ्लाइट के पायलट 44 वर्षीय कैप्टन अलेक्जेंडर सेरेपनोव थे। उनके साथ को पायलट एर्मेक झिंगिरियो, फ्लाइट नेविगेटर, फ्लाइट इंजीनियर और एक रेडियो ऑपरेटर भी मौजूद था। सोवियत यूनियन के जितने भी पायलट थे वह उड़ान में तो माहिर थे, लेकिन उनकी अंग्रेजी कुछ खास नहीं थी, इसलिए कम्युनिकेशन के लिए अक्सर उनके क्रू में एक ट्रांसलेटर भी रहता था। एक और दिक्कत थी, उड़ान के दौरान बाकी दुनिया हाइट और डिस्टेंस के लिए फीट और नॉटिकल माइल्स का इस्तेमाल करती थी, लेकिन सोवियत पायलट्स मीट्रिक सिस्टम को फॉलो करते थे। भारत में 1991 में हुए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से एविएशन सेक्टर को भी अच्छा खासा फायदा हुआ था। नई ओपन स्काई पॉलिसी के चलते प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी परमिट मिलने लगे थे, जिसकी वजह से एयर ट्रैफिक भी बढ़ता जा रहा था। एयर ट्रैफिक में बढ़ोतरी के कारण
लगातार सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग भी तेज होने लगी थी। सिर्फ 2 महीने पहले ही सरकार ने इस मामले में एक पैनल का गठन किया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी थी। इसी बीच दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक और समस्या से जूझ रहा था। राजधानी होने के कारण आईजीआई के आसपास का एयर स्पेस भारतीय एयरफोर्स कंट्रोल करती थी। पब्लिक फ्लाइट्स का इस हिस्से का उपयोग करने पर सख्त पाबंदी थी। सिर्फ एक नैरो कॉरिडोर बनाया गया था जो लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों के लिए इस्तेमाल होता था। 3:55 में उड़ान भरने वाला वो कजाक प्लेन 6 बजे के आसपास दिल्ली से करीब 80 मील की दूरी पर पहुंच गया था, लेकिन प्लेन लैंड करता उससे पहले ही एक और फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से डिपार्चर के लिए तैयार थी। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस का एक बोइंग 747 प्लेन। फ्लाइट में 231 भारतीय समेत कुल 313 यात्री बैठे थे, जिनमें से अधिकतर वो लोग थे जो काम की तलाश में गल्फ की देशों की तरफ जा रहे थे। फ्लाइट ठीक 6:33 पर हवाई अड्डे से निकलने वाली थी। 16 साल से एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जिम्मेदारी निभा रहे एटीसी इंचार्ज वीके दत्ता की अपने काम के लिए पूरे डिपार्टमेंट में बहुत इज्जत थी। उनका सबसे जरूरी काम यह देखना था कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आईसीएओ के स्टैंडर्ड का सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं। अधिकतर फ्लाइट्स में तब ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम नहीं लगा था। ऐसे में वीके दत्ता को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो ये इंश्योर करे कि 2 फ्लाइट्स के बीच कम से कम 1000 फीट की दूरी बनी रहे। दिल्ली एयरपोर्ट की गिनती तो उस समय भी भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट में होती थी, लेकिन वहां के एटीसी में सिर्फ एक पुराने जमाने का रडार ही लगा था, जिसमें प्लेन सिर्फ ब्लिप्स की तरह दिखाई देते थे। इससे प्लेन की दिशा और दूरी का अंदाजा तो लगाया जा सकता था, लेकिन ऊंचाई और स्पीड मापने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। ऊंचाई और स्पीड जैसे जरूरी पैरामीटर के लिए एटीसी इंचार्ज को पायलट के ही जजमेंट पर भरोसा करना पड़ता था। सऊदी अरब एयरलाइंस की फ्लाइट का जब टेक ऑफ से पहले रूटीन इंस्पेक्शन हुआ तो टेल नेविगेशन लाइट में कुछ दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से टेक ऑफ का कुछ मिनट डिलीट किया गया और उस गड़बड़ी को ठीक करने के बाद 6:33 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों में प्लेन ने 10,000 फीट की ऊंचाई को छू लिया। पायलट ने एटीसी से और ऊंचाई पर पहुंचने के लिए क्लियरेंस मांगा, जिसे एटीसी ने कंफर्म किया और विमान 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। पायलट ने एक बार फिर और ऊपर जाने की परमिशन मांगी, लेकिन दत्ता ने इसकी परमिशन नहीं दी। पायलट ने वीके दत्ता की बात सुनकर एटीसी को कंफर्मेशन भेजा, फ्लाइट 14,000 फीट पर ही रहेगी। इधर दूसरी तरफ 6:39 पर कजाक फ्लाइट के पायलट अलेक्जेंडर सेरेपनोव ने प्लेन को नीचे उतारने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने भी एटीसी को कांटेक्ट किया। दत्ता ने उनसे कहा कि वो अपनी ऊंचाई घटाकर 15,000 फीट तक ला सकते हैं। कजाकिस्तान से आने वाला वह दूसरा विमान तब दिल्ली से 46 मील की दूरी पर था। 15,000 फीट की ऊंचाई पर आने के बाद कजाकिस्तान के पायलट को एटीसी की तरफ से एक और मैसेज भेजा गया। मैसेज में यह कहा गया कि आपके 12 o'clock पर ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। सऊदी एयरलाइंस का बोइंग 747 आपसे 10 मील की दूरी पर है। अगले 5 मील में वो आपको क्रॉस करेगा। अगर आपको प्लेन दिखाई दे रहा है तो पॉजिटिव रिपोर्ट करें। कजाक फ्लाइट के पायलट ने दत्ता से दूरी कंफर्म करने को कहा। दत्ता ने जवाब दिया, ट्रैफिक अब 8 मील की दूरी पर है और उसकी ऊंचाई 14,000 फीट है। KZ-1907 के पायलट्स ने जवाब दिया कि दूसरी फ्लाइट को देखने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी यह बात खत्म होते ही कम्युनिकेशन कट हो गया। कम्युनिकेशन कट होना कोई आम बात नहीं थी। इसका मतलब था कि सब कुछ ठीक नहीं है और इस बात की पुष्टि तब हो गई जब एटीसी रडार की स्क्रीन पर घूमते ब्लिप्स एक दूसरे में फ्यूज होकर गायब हो गए। दिल्ली से करीब 120 किलोमीटर दूर हरियाणा के छोटे से गांव चरखी दादरी में इस पूरे घटनाक्रम से बेखबर वहां के किसान शाम को अपने खेत का काम निपटाकर घर लौट रहे थे। तभी आसमान से एक जोरदार धमाके की आवाज आई तो लोगों की नजरें आसमान की तरफ उठी। वहां आग की लपटों से बने 2 गोले जमीन की तरफ गिरते जा रहे थे। धमाका इतना तेज हुआ था कि लोगों के घर तक हिलने लगे। घरों के अंदर बैठे लोगों को लगा भूकंप आया है, इसलिए वो खुले मैदानों की ओर भागे। स्थानीय लोगों ने जो मीडिया को बताया उसके अनुसार करीब 600 मारुति कारों के बराबर का मलबा जमीन पर बिखरा था।
दोनों प्लेन सरसों और कपास की खेतों में गिरे थे। किस्मत अच्छी थी कि मलबा किसी घर पर नहीं गिरा था। 7 किलोमीटर के इस खेत वाले इलाके में जगह जगह पासपोर्ट, खाने के पैकेट, चप्पलें, खुले सूटकेस बिखरे पड़े थे। गांव के कुछ भले लोगों ने लाशों के लिए चादर भी लाई, लेकिन लाशें बची ही कहां थी। मरने वालों में से 93 लोग ऐसे थे जिनका शरीर इतना जल चुका था कि उनकी पहचान कभी नहीं हो सकी। मानव अंगों का ऐसा ढेर जमा हुआ था जिसे मजबूत से मजबूत दिल वाला व्यक्ति भी आंखें खोलकर देख नहीं पा रहा था। पैसेंजर लिस्ट में नामों के हिसाब से उसी प्रोपोर्शन में मानव अंगों का ढेर बांटा गया। जिनकी पहचान नहीं हो सकी उनमें से आधे लोगों का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हुआ और आधे लोगों का मुस्लिम प्रथा से दफनाया गया। इतने बड़े हादसे के बाद सरकार पर बहुत दबाव था, इसलिए उन्होंने तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया और डीजीसीए के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस नायर को इसकी कमान सौंपी गई। उनका पहला काम था दोनों प्लेन के ब्लैक बॉक्स ढूंढना, जिनमें मौजूद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की मदद से हादसे के कारणों का पता लगाया जा सकता है। सीबीआर में पिछले 30 मिनट की रिकॉर्डिंग मिलती है और एफडीआर से ऊंचाई, स्पीड, फ्लाइट पाथ, इंजन पावर आदि का पता लगता है। बहुत कोशिशों के बाद 13 नवंबर की शाम तक दोनों ब्लैक बॉक्स मिल पाए। इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल रीजनल एयर सेफ्टी इंचार्ज AK चोपड़ा ने एक अजीब बात नोट की। दरअसल कजाक प्लेन का आगे का हिस्सा पूरी तरह से सही सलामत था। इसका मतलब था दोनों प्लेन सामने से नहीं टकराए थे। इसके अलावा दोनों प्लेन्स की कंडीशन यह अंदेशा दे रही थी कि कजाक प्लेन नीचे की ओर से सऊदी जा रहे प्लेन से टकराया था। अब सच्चाई सिर्फ एक सवाल में छुपी थी। अगर कजाक प्लेन को 15,000 फीट पर उड़ने की परमिशन मिली थी और सऊदी प्लेन को 14,000 फीट की, तो दोनों में टक्कर हुई कैसे और ये किसकी गलती से हुआ? क्या इंचार्ज वीके दत्ता कोई चूक कर गए थे? दोनों प्लेन और एटीसी के बीच हुई फाइनल बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट छानी गई तो पता चला वीके दत्ता की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने बिल्कुल सही इंस्ट्रक्शंस दिए थे। तस्वीर पूरी तरह तब साफ हुई जब सीवीआर की रिकॉर्डिंग सामने आई। कजाक फ्लाइट को लैंड करना था, इसलिए वो डिसेंट में थी, जबकि सऊदी फ्लाइट टेक ऑफ करके ऊंचाई पर जा रही थी, यानी एसेंट में थी। कजाक प्लेन में रेडियो ऑपरेटर इगोर थे। उन्होंने ही एटीसी से 15,000 फीट तक डिसेंट का क्लियरेंस लिया था। फ्लाइट के नेविगेटर ने फीट को मीट्रिक में कन्वर्ट करके पायलट को बताया। पायलट को जानकारी मिली कि वो 4,570 मीटर तक नीचे आ सकते हैं। 6:38 पर इगोर ने पायलट से दोबारा कंफर्म करने को कहा। ठीक इसी समय सऊदी फ्लाइट के पायलट ने एटीसी से 14,000 फीट यानी ऊपर जाने का क्लियरेंस ले रहे थे। इसके 9 सेकंड बाद रेडियो ऑपरेटर इगोर ने दत्ता से कहा कि वो 15,000 फीट तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इगोर का यह अंदाजा एकदम गलत था। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से बाद में जो जानकारी मिली उसके अनुसार कजाकिस्तान की फ्लाइट 16,438 फीट तक ही पहुंची थी। दत्ता ने कजाकिस्तान के पायलट को यह भी बताया था कि 14,000 पर एक दूसरी फ्लाइट है जो 5 मील की दूरी पर है। इन्वेस्टिगेशन टीम की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार सारा कंफ्यूजन यहीं पर हुआ था। 14,000 फीट पर दूसरे प्लेन की बात की गई थी, लेकिन कजाक पायलट, जिनकी अंग्रेजी पहले से ही कमजोर थी, वो ये समझे कि उन्हें 14,000 फीट पर उतरना है। 6:39 पर रेडियो ऑपरेटर इगोर ने पायलट से कहा, इसी लेवल पर बने रहो। पायलट ने इगोर से कंफर्म करने के लिए पूछा, हमें किस लेवल पर रहने को कहा गया है? इगोर का जवाब था 14,000 के लेवल पर बने रहो और नीचे नहीं जाना है। 6:40 पर पायलट ने ऑटो पायलट बंद करके फ्लाइट इंजीनियर से प्लेन को एक्सेलरेट करने को कहा, लेकिन एक्सेलरेट करने के ठीक 4 सेकंड बाद इगोर चिल्लाए, 15,000 फीट पर ले चलो, क्योंकि 14,000 फीट पर दूसरा प्लेन है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा उन्होंने ऑल्ट मीटर पर प्लेन की हाइट को देखकर कहा था। दरअसल पायलट को ऊंचाई की पूरी जानकारी मीट्रिक सिस्टम में दी जा रही थी और यही मुसीबत की जड़ बनी। KZ-1907 की सीवीआर रिकॉर्डिंग यहीं पर खत्म हो गई। सऊदी प्लेन के सीवीआर रिकॉर्डिंग को जब सुना गया तो उसके अंत में एक इस्लामिक प्रेयर सुनाई दे रही थी, जो किसी के मरने के समय बोली जाती है। इससे यह पता चलता है कि सऊदी प्लेन को भी अपने सामने दूसरा प्लेन दिखाई दे गया था, लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि किसी की कोई प्रार्थना काम नहीं आई। यह पूरी कहानी सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल अभी भी होगा। हाइट की कैलकुलेशन में कंफ्यूजन होने के बाद भी
आखिर पायलट को अपने सामने आता हुआ इतना बड़ा प्लेन दिखा क्यों नहीं? इसका जवाब है मौसम। रात में घने बादलों की वजह से पायलट का विजन ब्लॉक हो गया था। 20वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास में यह हादसा एक काले धब्बे की तरह है। इसमें कुल 349 लोगों की मौत हुई थी। दुनिया के सबसे बड़े मिड एयर कॉलिजन के बाद ही आखिरकार सरकार के होश खुले और आगे ऐसे हादसों को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने का फैसला लिया, जिसमें शामिल थे सभी फ्लाइट्स में TCAS का लगा होना, लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए अलग पाथवेज का इस्तेमाल, और इसके साथ ही भारत सरकार ने एयरफोर्स से फ्लाइट कॉरिडोर का एक और हिस्सा लेकर सिविल एविएशन के लिए नियुक्त कर दिया। दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण भाषा में कंफ्यूजन था, जिसके कारण 1998 में भारत ने ICAO के सामने हर पायलट के लिए भाषा में निपुणता का प्रस्ताव रखा, जो कि मांग तो लिया गया, लेकिन उस पर आज भी ठीक से अमल नहीं होता है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टेलवर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ आपको ऐसी ही रोमांचक कहानी आगे भी मिलती रहेंगी।